हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी हंटर पे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंसीडियस सीरीज का सेकंड पार्ट, जो कि आया था फर्स्ट पार्ट के 3 साल बाद, यानी कि 2013 में। इसके भी डायरेक्टर जेम्स बॉन्ड और राइटर ली बेनर हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लो, उसके बाद ये देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसमें आप एक हॉरर आइकन को भी जानोगे, जो कि है ब्लैक इन द ब्राइड, जिसकी बैक स्टोरी इसमें दिखाई जाएगी। बाकी बातें करेंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1986 में और हम देखते हैं लैम्बर्ट हाउस को, जिसमें रहती है लॉरेन अपने बेटे जॉस के साथ। यहाँ हमें जॉस की बैक स्टोरी दिखाई जा रही है। जब वो ब्लैक ब्राइड इसके पीछे लगी थी, इसका पता चलने पर लॉरेन ने बुलाया था एलिस को, जिसके पास साइकिक पावर है। और एलिस के साथ वहाँ मौजूद था उसका साथी कार्ल। असल में कार्ल ने ही एलिस को बुलाया था। लॉरेन ने उसे वही सब फोटोज दिखाई जिसमें वो ब्लैक ब्राइड जॉस के पीछे आती जा रही थी, और यह देखकर वो सीधे काम पर लग गई। यह कुछ सवाल जवाब कर रही थी जिन्हें रिकॉर्ड भी किया जा रहा था। उसे हिप्नोटाइज करने पर वो बताता है कि एक लेडी हर रात उससे मिलने आती है। एलिस पूछती है कि इस वक्त वो घर पे कहाँ पर है, लेकिन वो बता नहीं पाता। उसकी मदद से एलिस खुद ही पूरे घर में छानबीन में लग गई। वो पूरे घर में घूम रही थी और जॉस को ये सेंस करके बस ये बताना था कि वह गर्म है या ठंडी जगह। जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म जगह होगी, इसका मतलब होगा कि ब्राइड वहीं पर है। और वो जगह थी जॉस के रूम की अलमारी, जिसके पास जाते ही उस ब्राइड ने एलिस के हाथ में चीर दिया। जल्दी से नीचे आकर उसने लॉरेन को सब कुछ बताया कि आखिर हो क्या रहा है, और उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इन्हें जॉस की मेमोरी को सप्रेस करना होगा, जिससे वो अपनी बॉडी से निकलना भूल जाएगा। फिर वो ब्राइड इसके पास ही नहीं आ पाएगी। जब एलिस ये सब बता रही थी तो जॉस अचानक खड़ा हुआ और वो अपने पीछे मौजूद किसी को कुछ बताना चाह रहा था। उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया तो वो दरवाजा अपने आप खुल गया, और ये सब तो एलिस को भी समझ नहीं आया, और उसने जल्दी से जॉस की मेमोरी सप्रेस कर दी, जिसकी वजह से वो ब्राइड के चुंगल से बच पाया। और यह था मूवी का इंट्रो, जो हमें पिछले पार्ट में बताई गई थी। इस बार वो हमें दिखाई गई। इसके बाद हम आ जाते हैं 25 साल आगे, जिसमें पिछला पार्ट बेस्ड था। उसमें हमने देखा था कि जॉस के बेटे डेल्टन के पास भी उसके ही जैसी काबिलियत थी अपनी बॉडी से निकलकर ट्रैवल करने की, जिसकी वजह से एक डीमन ने उसे फर्दर नाम की एक दूसरी दुनिया में फंसा लिया था, क्योंकि वो भी उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाह रहा था। और एलिस की मदद से जॉस द फर्दर में जाकर डेल्टन की आत्मा को वापस ले आया था, और डेल्टन तो बच गया था, लेकिन जॉस की बजाय उसकी बॉडी में एंटर हो गई थी ब्लैक ब्राइड, जिसने आते ही एलिस का गला घोटकर उसे मार डाला था। 25 साल बाद उस ब्राइड ने अपना मकसद पूरा कर लिया, और जिसने 25 साल पहले उसका काम बिगाड़ा था, सबसे पहले उस ब्राइड ने उसका काम तमाम किया। यह थी इंट्रो की इम्पोर्टेंस, और आगे और भी है। फिर रैनी वहां पर पहुंची तो जॉस ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर ऐसा दिखाया जैसे कि वो कुछ जानता ही नहीं। अब वैसे तो ये ब्लैक ब्राइड है, पर मैं इसे जॉस ही बुलाऊंगा, क्योंकि बाकी सब के लिए भी ये जॉस है। तो इस तरह आप पूरी टेंशन समझ पाओगे। अब शुरू होती है आगे की कहानी। एलिस की मर्डर की वजह से पुलिस जॉस की वाइफ से पूछताछ कर रही है, तो रैनी ने सब कुछ सच सच बता दिया, जिससे पुलिस तो यकीन करने वाली नहीं। उन्हें जॉस के ऊपर शक था, जो कि वैसे तो रैनी को भी है, पर वो अपने हस्बैंड को खूनी तो नहीं बोल सकती, एटलीस्ट अभी तो नहीं, जब वो इनके बेटे को इसकी दूसरी दुनिया से बचाकर लाया है। फिर भी पुलिस वाले ने बोल दिया कि अगर एलिस की गर्दन से मिले फिंगरप्रिंट जॉस के साथ मैच हो गए तो वो नहीं बचने वाला। इसके बाद वो पूरी फैमिली पहुंच गई लॉरेन के घर, यानी कि लैम्बर्ट हाउस में, जिसे हमने देखा था एंड्रो में। और यह यहाँ इसलिए है क्योंकि इनका घर फिलहाल क्राइम सीन है, वहाँ पर छानबीन चलेगी। इस वक्त हम सबके अंदर एक अजीब सी फीलिंग है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फैमिली एक बेरूपिये के साथ रह रही है, वो भी ऐसा बेरूपिया जो कि दूसरी दुनिया की एक खतरनाक आत्मा है। तुम्हारे मन में थोड़ा सा केओस भी है, क्योंकि जॉस बेचारा उस दुनिया में फंस चुका है और उसकी खुद की बॉडी पर उसका कोई भी हक नहीं रहा। लेकिन इससे बड़ा दुख उसके लिए ये होगा कि अब चाह कर भी वो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाएगा। खैर, एलिस की मदद से रैनी परेशान थी, पर थोड़ा सब्र भी था कि कम से कम उसका पति और बेटा दोनों वापस आ गए। अब ये रात तो सुकून से निकल जाएगी, ऐसा उसे लग रहा था। जब वो कैली को सुला रही थी तो उसे लगा कि जैसे कोई नीचे पियानो प्ले कर रहा हो। वो जल्दी से नीचे गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर तभी कैली रोने लगी, और ऊपर जाकर उसने देखा कि कैली जिसे सुलाकर वो गई थी वो पड़ी थी नीचे फ्लोर में, यानी कि वो घटनाएं अब भी नहीं रुकी।
यही बात उसने जाकर जॉस को बताई तो वो बोला कि अब इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, अब ध्यान दो एक नई शुरुआत पर। उधर एलिस के कोवर्कर स्पेक्स और टकर एलिस के घर पहुंचे और उसके घर में देख पाए हमें एक पेंटिंग। एलिस की मौत का गम उनके लिए बहुत ज्यादा था क्योंकि एलिस के बिना ये दोनों कुछ भी नहीं। उसकी याद में ये दोनों यहाँ पर आए थे, पर अचानक से बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया जिसमें है एलिस का रीडिंग रूम। दोनों वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर ढेर सारी टेप्स मौजूद थीं, जिनमें से एक थी जॉस के बचपन की। वो उस टेप को प्ले करके देखने लगे। जिस वीसीआर में उसे प्ले किया वो पैनासोनिक का है, लेकिन घिसकर बन चुका है पैनिक। खैर वो दोनों देखते हैं कि जब जॉस खड़ा होकर किसी को कुछ बताना चाह रहा था तो उसके पीछे सच में कोई खड़ा था जो कि वीडियो में दिख गया। उधर लॉरेन की टीवी में चल रही है 1962 की कार्नेल, जिसका प्लॉट इसी मूवी से सिमिलर है और जेम्स बॉन्ड के साथ साथ और भी कई सारे बड़े डायरेक्टर इससे इंस्पायर्ड हैं। टीवी बंद करके वो डेल्टन को चेक करने पहुंची तो बंद आंख से ही डेल्टन उसे बताता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। तो वो नीचे जाती है तो कैली का वॉकर अपने आप बजने लगता है और हम देख पाते हैं कि वाइट कपड़ा पहने एक लेडी उनके घर में घूम रही थी। थोड़ी देर में लॉरेन ने भी उसकी झलक देख ली और जब वो पास गई तो उसे मिला जॉस। जॉस उसे बोल रहा था कि ये भूत प्रेत वाला पैनिक मत फैलाओ, मेरी फैमिली को चैन से जीने दो। और हम जानते हैं कि एलिस के बाद इस ब्राइड को सबसे ज्यादा नफरत लॉरेन से थी और इसका भी नंबर कभी भी लग सकता है। और वो जो वाइट ड्रेस वाली भूतनी है वो कोई और है। अगली सुबह डेल्टन अपनी माँ को बताता है कि कल रात उसने एक बुरा सपना देखा जिसमें लॉरेन उसके रूम में आई थी और उसके पीछे खड़ी थी वही वाइट कपड़ों वाली लेडी। हालांकि वो सपना नहीं था। इसके बाद ये जाग गया क्योंकि बाहर से किसी के बोलने की आवाजें आ रही थी और इसने जाकर देखा तो वो जॉस था जो कि किसी को ले जाने के लिए बोल रहा था, जबकि सामने कोई नहीं था। रैनी उसे समझाती है और फिर जॉस दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने चला जाता है। इसी बीच लॉरेन पहुंच चुकी थी स्पेक्स और टकर के पास। वो उन्हें बताती है कि अब भी पूरा काम नहीं हुआ। तब उन दोनों ने उल्टा ही लॉरेन को कुछ दिखा दिया, वही बचपन वाली टेप्स, और इस बार उसके पीछे खड़ा आदमी साफ साफ दिख रहा था और वो था खुद जॉस। यह देखकर लॉरेन हिल गई क्योंकि यह पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जब जॉस बच्चा था तब उसके पीछे उसका ग्रोन वर्जन कैसे पहुंचा? यह तो इन्हें एलिस ही बता सकती थी या फिर बता सकती है क्योंकि अब ये एलिस के साथ कांटेक्ट करेंगे जिसमें इनकी हेल्प कर सकता है एलिस का पुराना साथी कार्ल। अब यहाँ से मूवी हो रही है इंटरेस्टिंग। इधर रैनी के पास पुलिस का फोन आता है ये बताने के लिए कि एलिस की गर्दन वाले फिंगरप्रिंट जॉस के साथ मैच नहीं हुए, यानी कि आत्मा के जाते ही उसकी बॉडी की पहचान भी उसने छीन ली। और पिछली बार की तरह रैनी ने तो नहीं देख पाया, लेकिन हमने उस वाइट कपड़ों वाली लेडी को घर में बैठे देख लिया जो कि कुछ ही देर में सामने खुद ही आ गई। रैनी उसे देखकर घबरा गई थी, लेकिन पलक झपकते ही वो पहुंच गई ऊपर कैली के रूम में और दरवाजा हो चुका था बंद। अंदर वो कैली को थप्पड़ मार रही थी और ये सुनते ही रैनी ने जोर लगाकर दरवाजा खोल दिया, लेकिन ना तो वो लेडी अंदर थी और ना ही कैली, वो जा चुकी थी नीचे। तब रैनी जल्दी से नीचे गई जंप स्केयर के बीच में से, पर कैली नीचे भी नहीं थी। रैनी परेशान हो चुकी थी कि तभी उस लेडी ने अचानक से सामने आकर उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जॉस ने आकर उसे सोफे पर लिटाया और फिर वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब आने लगा। उधर कार्ल उन तीनों के पास पहुंच चुका था और वो भी सालों बाद लॉरेन से मिला। एलिस के साथ वो कांटेक्ट कर रहा था अपने डैशेस के थ्रू। वो उन्हें फेंकेगा और एलिस उन्हीं के जरिए जवाब देगी। जल्द ही उसका कांटेक्ट हो गया और एलिस उसके सारे सवालों का जवाब दे रही थी। कार्ल ने पूछा कि तुम्हारा कातिल कहाँ मिलेगा, तो उसने एक हॉस्पिटल का नाम बता दिया जिसमें लॉरेन काम करती थी। फिलहाल वो बन चुका है खंडर। ये चारों उस हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पर एक रूम के बाहर पहुँचते ही कार्ल को अजीब फीलिंग आने लगी थी। तब लॉरेन ने बताया कि 25 साल पहले इस रूम में पार्कर क्रेन नाम का एक पेशेंट भर्ती हुआ था जिसने अपने जेनिटल्स को काटने की कोशिश की थी। एक दिन यह जॉस को भी अपने साथ लाई थी तो पार्कर ने इसे दबोच लिया था। उसके कुछ दिन बाद जब रात को वो वापस घर जा रही थी तो पार्कर इसके साथ लिफ्ट में चढ़ गया। नीचे जाकर उसने रिसेप्शन पर पूछा कि पार्कर ऐसे क्यों घूम रहा है, तो वो लेडी भी डर गई। उसने बताया कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पार्कर तो कल सुबह अपने रूम की विंडो से कूदकर मर गया। और यह सुनकर तो लॉरेन भी सहम गई। आगे हम देखते हैं कि जॉस की बॉडी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही है, यानी कि ब्राइड की डेड सेल्स की वजह से ये बॉडी भी मर रही है और ये ज्यादा दिन इसमें नहीं रह सकती। यहाँ हम जान गए कि वो ब्राइड बात करती है अपनी माँ से। वो बोल रही थी कि इस पूरी फैमिली को मार दो, नहीं तो ये बॉडी वेस्ट जाएगी। खैर होश में आते ही रैनी सीधा ऊपर गई और कैली भी वहीं पर थी। तब उसने एक बार फिर से जॉस को सब कुछ बता दिया, लेकिन दोबारा उसे चुप करा दिया और तभी फिर से पियानो बजने की आवाज आने लगी। दोनों नीचे गए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन रैनी समझ गई थी कि पियानो पर वही सॉन्ग बज रहा था
जो कि इसने लिखा था जॉस के लिए। लेकिन जॉस को वो गाना याद नहीं और ये जानकर वो काफी हैरान हुई। अब पहली बार उसे शक हुआ कि यह जॉस है या कोई और। उधर चारों को पार्कर की फाइल मिल गई थी जिसमें से उसका एड्रेस लेकर वो पहुंच चुके थे उसके घर और पार्कर के रूम में गए जो कि पूरी तरह लड़कियों वाला था। उस रूम में अजीब चीजें तो हो ही रही थी, लेकिन साथ ही में दिखाई दी एक बच्ची जो उन्हें वार्न कर रही थी कि यहाँ से निकल जाओ, अगर उसने देख लिया तो वो मेरे हाथों तुम्हें मरवा देगी। यह सुनकर दोनों चुपचाप चल दिए। इधर डेल्टन सो रहा था तो एक लड़की उससे बातें करने लगी और वो छुपी हुई थी अलमारी में, पर अचानक से बाहर आ गई। वो बोल रही थी कि हमारी मदद करो, हम उनकी आत्माएं हैं जिन्हें उसने मारा है और हम कई सारी हैं। डेल्टन कंफ्यूज था क्योंकि वो सारी आत्माएं उसके सामने आ गई थी क्योंकि वो फिर से अपनी बॉडी से बाहर आ चुका था। और मेन बात यह है कि ये सारी लड़कियां हैं। डेल्टन की बॉडी पर झपट पड़ी तो वो जल्दी से वापस अपनी बॉडी में चला गया और तभी उसके पास आ गई रैनी। उसने भी देख लिया कि कुछ तो बुरा हो रहा है। जॉस एक बेसबॉल बैट लेकर किसी से बातें कर रहा था। जिससे वो बात कर रहा था वो थी जॉस की आत्मा। अब जाकर पहली बार हम उसे देख पाए और हम यह भी जान गए कि वो ही पियानो बजा रहा था रैनी का ध्यान खींचने के लिए, क्योंकि और कुछ वो नहीं कर सकता। अब एक पहेली तो सुलझ गई, अब ऐसे ही एक एक करके सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। उधर कार्ल एलिस से पूछ रहा था कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लाई, तो जवाब में वो कहती है कि तुम सबकी मदद के लिए, क्योंकि जिससे ये बात कर रहा है वो एलिस है ही नहीं, वो है वही व्हाइट ड्रेस वाली लेडी जिसकी वहाँ पर फोटो लगी है उसी बच्चे के साथ जो पार्कर के रूम में मौजूद थी। लॉरेन ने उसे पहचान लिया, पर तभी ऊपर से एक झूमर उसके ऊपर गिर पड़ा जिसके नीचे आकर वो मर जाती अगर कार्ल उसे ना बचाता तो। ये शोर सुनकर स्पेक्ट और टकर भी नीचे आए और इस बार उन्हें मिल गया एक सीक्रेट रूम जिसके अंदर से काफी भयानक स्मेल आ रही थी, क्योंकि अंदर रखी थी कई सारी लड़कियों की कवर लाश जिन्हें पार्कर ने मारा था। वो ब्लैक गाउन भी वहीं पर था और साथ में कई सारे न्यूज़पेपर की कटिंग, जिससे वो जान गया कि असल में पार्कर ही ब्लैक ब्राइट था जो लड़की बनकर लड़कियों का शिकार करता था। और 15 लड़कियां उसने मारी थी, पर वो कभी पकड़ा नहीं गया क्योंकि लाशें तो सारी यहाँ पर हैं। इन लड़कियों की आत्मा डेल्टन के पास गई थी क्योंकि पार्कर की आत्मा भी वहीं पर है जॉस के अंदर, और जॉस को उसने उसी दिन पसंद कर लिया था जब वो हॉस्पिटल गया था। यानी कि आत्मा बनने से पहले ही उसने जॉस को चुन लिया था, बल्कि जॉस की वजह से ही वो मरकर आत्मा बना ताकि उसकी बॉडी में घुसकर वो अपना बचपन फिर से जी सके, क्योंकि उसका बचपन खराब किया था उसकी माँ ने, वही व्हाइट ड्रेस वाली लेडी जिसका नाम है मिशेल। वो एक लड़की चाहती थी लेकिन हुआ उसे एक लड़का, तो उसने सारी उम्र पार्कर को फोर्स किया लड़की बनकर रहने के लिए। फिर जब वो मर गई तो उसकी आत्मा पार्कर को ऑर्डर देती थी, उसी के कहने पर वो मर्डर करता था। ऊपर से लड़कियों के लिए उसके दिल में नफरत भी थी और अब भी वही उसे ऑर्डर दे रही थी रैनी की फैमिली को मारने के लिए, जिसे वो जल्द ही पूरा करेगा। तो यह है पूरा प्लॉट। और आपको बता दूं कि पिछले पार्ट में ब्लैक ब्राइड का रोल एक आदमी ने ही किया था, लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि वो ब्राइड सच में एक आदमी होगा। यह इस सीक्वल के टाइम पर सोचा गया और सच में इससे ब्राइड और ज्यादा इफेक्टिव बन चुकी, क्योंकि एक सन की बूढ़ा आदमी एक दुल्हन बनकर लड़कियों को मारता था। इससे ज्यादा क्रीपी क्या होगा। ऊपर से मरने के बाद भी वो फंसा पड़ा है अपनी माँ के चंगुल में, जिसने ना तो जीते जी उसे जीने दिया और ना मरने के बाद। यह इतना क्रेजी है कि आत्मा के ऊपर भी आत्मा का साया है। इतनी ज्यादा डीप बैक स्टोरी लिखी गई है, इसके लिए तारीफ बनती है, क्योंकि एक स्कैरी भूतनी की कोई भी सिंपल स्टोरी हो सकती थी कि शादी के दिन वो मर गई थी वगैरह वगैरह, पर नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं की गई है। तो अब यहाँ तक आप पूरी कहानी समझ गए कि जॉस के अंदर जो ब्लैक ब्राइड है वो असल में एक सन की सीरियल किलर आदमी है जो काम करता है अपनी माँ के इशारे पर, जो उसी के साथ उस घर में मौजूद है। यह सब जानकर लॉरेन सीधा पहुंची रैनी के पास, जो कि डेल्टन और फॉस्टर को जेसिका नाम की बेबी सिटर के पास छोड़कर आई थी। तभी लॉरेन उसे ले गई अपने साथ, यह बताकर कि दिक्कत जॉस में है। पिछले पार्ट की आइकॉनिक लाइन का नया वर्जन। उनके जाते ही ये तीनों वहां पर पहुंच गए। प्लान यह है कि कार्ल घर के अंदर जाएगा और जॉस को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करेगा। फिर आगे का ये बाद में देखेंगे। ये दोनों वैन में ही रहेंगे और जरूरत पड़ने पर अंदर आएंगे। कार्ल जाकर जॉस से बातचीत करता है कि मैं एलिस का दोस्त हूँ और मुझे उसकी मौत के बारे में कुछ जानना है। और यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जॉस की बॉडी बहुत तेजी से सड़ रही है। मौका देखकर कार्ल इंजेक्शन रेडी कर रहा था, पर मिशेल पहले ही पार्कर को सब कुछ बता चुकी। उसने कार्ल को अंदर बुलाया उसे मारने के लिए। उसने हाथ में कुछ छुपा रखा था जिसका पता लगाता है कार्ल अपने डैसेस से, और वो था एक नाइफ जिससे उसने हमला बोल दिया। और यहाँ पर स्टार्ट हुआ भारी संघर्ष। वो कार्ल का दम घोटकर उसे मार रहा था। वे दोनों अंदर आए तो उसने स्पेक्स को भी मारकर बेहोश कर दिया
और टकर ने उस पर टेजर यूज किया, लेकिन उसने टकर को भी बेहोश कर दिया वो इंजेक्शन लगाकर। जब कार्ल की आंख खुली तो उसने पाया खुद को एक दूसरी जगह पर। उसे जगाया जॉस की आत्मा ने, और कार्ल यहाँ पर इसलिए पहुंचा क्योंकि पार्कर ने उसे मार दिया, और वो दोनों एलिस को ढूंढने में लग गए। तभी जॉस के सामने एक आत्मा आकर बताने लगी कि उसके पास तुम्हारा बच्चा है, और वो इशारा कर रही थी इनके पुराने घर की तरफ ही, जिसे छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे। और उस घर में जा चुका था वही लंबे बाल वाला आदमी जो पड़ा था कैली के पीछे। जॉस जल्दी से जाकर दरवाजे पर नॉक करता है, और ये वही नॉक है जो पिछले पार्ट में जॉस को सुनाई दी थी जब रैनी उसे पूरे दिन के बारे में बता रही थी। फिर जॉस ने नीचे जाकर चेक किया था तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया था, क्योंकि अपनी ही आत्मा उसे कैसे दिखेगी। दरवाजे को लॉक करके वो फिर से ऊपर जा रहा था, और तभी कैली के रूम में पहुंच गई रैनी, और वहां पर उसे दिखा था वह आदमी। और जब तक जॉस पहुंचा था वो गायब हो चुका था। तभी उनका सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा था, क्योंकि जॉस की आत्मा लॉक तोड़कर घर में घुस आई थी, और आते ही वो उस आदमी से भिड़ गया, लेकिन बात नहीं बन रही थी। तभी लैंटर्न लेकर बीच में आ गई एलिस की आत्मा, जिसने उस आदमी को भगा दिया। अब आप कहोगे कि जॉस की आत्मा पास्ट में कैसे आ सकती है, जबकि इस टाइम पर तो जॉस की आत्मा उसकी बॉडी के अंदर है। तो इसका सिंपल सा जवाब है, एलिस ने पिछले पार्ट में ही बता दिया था कि इस दुनिया में टाइम काम नहीं करता, और एक चीज जो कुछ ज्यादा ही काम करती है वो है ली वैनल का दिमाग। मतलब कि पिछले पार्ट में आपने एक रैंडम सा सीन डाल दिया था डर बढ़ाने के लिए, जिसकी स्टोरी में कोई जगह नहीं थी, पर सेकंड पार्ट में आपने कुछ ऐसा लिखा जिससे वो रैंडम सीन स्टोरी के बीचों बीच आ गया, और हद से ज्यादा इम्पोर्टेंस बनकर सेंस भी बनाने लगा। जो सिर्फ एक स्कैरी सीन था, उसे 3 साल बाद इस आदमी ने एक जरूरी और ट्विस्टेड सीन बना दिया, जिससे मूवी की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई। मतलब कि अगर फर्स्ट पार्ट को मास्टरपीस बनाने में कोई कमी रह गई हो तो आप उसे सेकंड पार्ट बनाकर पूरा कर दो। इसे कहते हैं लिखाई। खैर एलिस अपने पुराने दोस्त से मिली, फिर वो तीनों लग गए काम पर। इन्हें पार्कर का घर ढूंढना है, जो सिर्फ जॉस ही बता सकता है, लेकिन ये वाला जॉस नहीं, बल्कि वो जॉस जिसे हर रात पार्कर आकर मिलता था, यानी कि 25 साल पहले वाला। वो तीनों जॉस के पास जाते हैं, और ये जॉस उससे पता पूछता है ब्लैक ब्राइड का। कुछ इस तरह वो कैमरा में आ गया था, और जॉस ने इसे ही वो दरवाजा दिखाया था जिसमें ये चले गए थे। तब ये सब देखकर एलिस के भी होश उड़ गए थे, लेकिन आज जाकर वो भी इसका मतलब समझ पाई मरने के बाद। इस सीन में ओल्ड और यंग जॉस भी है, तो साथ में ओल्ड और यंग एलिस भी, जो कि हेल्प करने आई थी और आज मरने के बाद भी हेल्प कर रही है। ये फिल्म एक अलग लेवल पर जा चुकी है। खैर उस दरवाजे से होते हुए वो पहुंच जाते हैं रेड डोर तक, जिसके पीछे मिलेगा उन्हें पार्कर का घर। और यहाँ रैनी अपने घर पहुंची तो पार्कर उन्हें मारने के लिए टूट पड़ा, और तभी जेसिका भी बच्चों को छोड़कर चली गई। लॉरेन को लॉक करके वो रैनी को मारने ही वाला था कि तभी डेल्टन ने बीच में आकर उसे बचा लिया। तीनों जल्दी से जाकर बेसमेंट में बंद हो गए, और पार्कर दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाह रहा था। ये भी रेफरेंस है द शाइनिंग का। फैमिली का प्रोटेक्टर ही उन्हें मारने पर तुल जाता है। उधर वो तीनों पार्कर के घर पहुंच चुके थे, जहां वो देख पा रहे थे कि कैसे मिशेल पार्कर को मारती थी जब भी वो कोई लड़कों वाली हरकत करता था या फिर अपनी माँ के प्रति प्यार दिखाने की कोशिश करता था। पार्कर का उसने नाम रखा था मैरिलिन, और वो चाहती थी कि इसी पहचान के साथ वो बड़ा हो। तभी बड़ा होकर आखिर में यह अपने जेनिटल्स काट रहा था। फिर उसे धमकाते हुए अचानक मिशेल ने एलिस और कार्ल को देख लिया, तो उसने एक ही बार में दोनों को दूर ढकेल दिया, और जॉस बचा था अकेला। इस बीच डेल्टन भी अपनी बॉडी से निकलकर इस दुनिया में आ चुका था जॉस को वापस लाने। तो जो हुआ था पिछले पार्ट में अब हो रहा है उसका उल्टा। मिशेल ने जॉस को पकड़ लिया था, और तभी पार्कर भी नीचे आ चुका था। वो डेल्टन की बॉडी को खत्म करने वाला था, और सही टाइम पर एलिस ने मिशेल की आत्मा को ही तबाह कर दिया, जिससे पार्कर की आत्मा भी फ्री हो गई और जॉस की भी बॉडी हो गई खाली। फिर एलिस ने उन दोनों को वापस भेज दिया, क्योंकि कार्ल अभी मरा नहीं, वो अभी जिंदा है, लेकिन वापस जाना ही सबसे मुश्किल काम होता है इतनी सारी आत्माओं के बीच में से। और इस बार उनकी मदद कर दी डेल्टन ने। दोनों एक साथ वापस आ गए, पर इस बार रैनी एकदम से भरोसा नहीं कर सकती थी, लेकिन जल्दी उसे पूरा यकीन हो गया। फैमिली एक बार फिर से पूरी हो गई। इसके बाद कार्ल ने जॉस और डेल्टन दोनों की ही मेमोरी को सप्रेस कर दिया, जिस वजह से अब इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना ही बॉडी से बाहर निकलना और ना ही ये सब जो कुछ भी हुआ। यहाँ से ये नई शुरुआत करेंगे। कुछ टाइम बाद स्पैक्स और टकर एक घर में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एलिसन नाम की एक बच्ची कुआं में जा चुकी थी, बिल्कुल डेल्टन की तरह। और उन दोनों के साथ एलिस भी आई थी, जिसे देख पा रही थी सिर्फ एलिसन की बहन। और इसी के साथ यह मूवी हो जाती है खत्म। तो इसका थर्ड पार्ट भी बना है, जो कि मैं जल्दी लाऊंगा।
बाकी आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो और मेरे एफर्ट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो, ताकि मुझे ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।